आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपनी हिस्ट्री को लेकर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। कुछ लोग इंसानों की हिस्ट्री के बारे में भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जैसे कि सब इंसानों की शुरुआत कैसे हुई, वो क्या खाते थे, वो कहाँ रहते थे, और भी बहुत से सवाल हमारे माइंड में चलते रहते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये बुक आपके बहुत से सवालों का जवाब देने वाली है। आप सुन रहे हैं युवल नोआ हरारे की बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड को सिर्फ ऑडिबल पर। इस बुक में ऑथर युवल नोआ हरारे हमें इंसानों की हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। आप बुक में होमो सेपियंस के बारे में जानेंगे। हमें इंसानों की सिचुएशन और समझ को समझने में मदद मिलेगी। सेपियंस एक ऐसी बुक है जो हमारे पास्ट की जांच करके हमारे आज और फ्यूचर को देखकर इंसान होने का मतलब बताती है। बुक से हम खुद को अच्छे से समझ सकेंगे कि हम दुनिया में कैसे आए और हमारा असली मतलब क्या है। ऑथर डॉक्टर युवल नो हरारे एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हिस्टोरियन और फिलोसोफर हैं। उन्होंने बुक में उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया है जो इस बात की नींव का पता लगाती है कि कैसे इंसान खाना बदोश बंदरों से फिलोसोफर क्रीचर्स तक डेवलप हुए, जो हमारी जिंदगी का मतलब बना। मतलब हम बंदरों से इंसान कैसे बने, इस बुक के जरिए हमें इस बात का पता चलेगा। कुछ चीजें हैं जो आप बुक से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे अर्ली ओरिजिन से लेकर आज तक ह्यूमन हिस्ट्री का एक कम्प्रहेंसिव ओवरव्यू, ह्यूमन नेचर के बारे में हरारे की यूनिक इनसाइट्स, जिसमें क्रिएट करने और उसमें बिलीव करने की हमारी एबिलिटी, कोऑपरेशन पर हमारी डिपेंडेंस और महान चीजों के लिए हमारा पोटेंशियल शामिल है। एक अच्छी तरह से लिखी गई और दिलचस्प किताब जो दिलचस्प फैक्ट्स और कहानियों से भरपूर है। मॉडर्न इंसानों की तरह जानवर पहली बार 2.5 मिलियन साल पहले दिखाई दिए थे। सबसे पहले इंसान जानवर थे जिनका उनके एनवायरनमेंट पर गोरिल्ला, जुगनू या जेलीफिश के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्ट नहीं था। सेपियंस के जन्म से लगभग 70,000 साल पहले इंसानी वजूद की क्रांति शुरू हुई। लगभग इससे 10,000 साल पहले तक कई अलग अलग तरह की ह्यूमन स्पीसीज थी। होमो सेपियंस उन इंसानों की अलग अलग स्पीसीज में से एक है जो तमाम नेचुरल डिजास्टर के बावजूद जिंदा बच गए। इस दौरान कई तरह की प्रजातियां दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पनपी, जैसे होमो निएंडरथैलेंसिस यूरोप और पश्चिमी एशिया में रहते थे। होमो इरेक्टस ने एशिया के पूर्वी क्षेत्रों को आबाद किया और वहां 2 मिलियन सालों तक जिंदा रहे, जिससे यह अब तक की सबसे ज्यादा जिंदा रहने वाली ह्यूमन स्पीसीज बन गई। होमो सोलेनेसिस ने इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर कब्जा किया। होमो फ्लोरेंसिस बौने इंसान थे जो सिर्फ 3.5 फीट के थे। उनका वजन 25 किलोग्राम से ज्यादा नहीं होता था। वे इंडोनेशिया के फ्लोरेंस द्वीप पर रहते थे। होमो डेनिसोवा साइबेरिया में रहते थे। होमो रुडोल्फेंसिस रुडोल्फ झील के आसपास के लोग पूर्वी अफ्रीका में डेवलप हुए। सभी इंसानों के पास बाकी जानवरों की तुलना में बड़ा दिमाग होता है। बड़ा दिमाग एक बहुत बड़ा एनर्जी ट्रेन है। हमने खाना और मांसपेशियों की खोज में घूमने और ढूंढने में ज्यादा टाइम बिता के अपने बड़े दिमाग को हासिल किया। 3 लाख साल पहले इंसान हर दिन आग का इस्तेमाल करते थे। इससे इंसानों को खाना बनाने की समझ मिली। पकाकर खाने से खाने की चीजें पचने के काबिल हो गई। 70,000 साल पहले पूर्वी अफ्रीका के सेपियंस अरब इलाके, जिसे आजकल सऊदी अरब कहते हैं, उस तरफ फैल गए और वहां से उन्होंने जल्दी ही पूर्व मध्यकालीन दुनिया के हिस्से पर कब्जा कर लिया। इंसानी प्रजाति पर की गई रिसर्च थ्योरी से पता चलता है कि सेपियंस बाकी इंसानी आबादी के साथ पैदा हुए। रिप्लेसमेंट थ्योरी से पता चलता है कि सेपियंस बाकी इंसानों के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो सिर्फ अपने समुदाय की फीमेल्स के साथ ही क्लोज होते थे और ज्यादा संसाधनों की खोज में नए इलाकों में जाते तो कई लोगों को मार देते। इससे दूसरी प्रजाति कम होने लगी और इस तरह यह लोग क्योंकि ज्यादा ताकतवर थे, इसीलिए जैसे ही सेपियंस एक नई जगह पर पहुंचते थे, वहां की स्पीसीज लगभग खत्म होने लगती थी, जिसके बाद आखिर में होमो सेपियंस ही बचे, जो कि आज के मॉडर्न इंसानों में डेवलप्ड हुए हैं और हम सभी इसी इंसान प्रजाति के हैं। लगभग 70,000 से 30,000 साल पहले
नावों, तेल के दियों, धनुष बाणों और सुइयों का इन्वेंशन हुआ। इसके साथ साथ होमो सेपियंस ने धर्म, कमर्शियल और सोशल मैनेजमेंट की चीजें सीखनी और करनी भी शुरू कर दी, जिन्हें आज के टाइम में हम आर्ट एज कहते हैं। इस टाइम पीरियड को इंसानी सभ्यता की एक क्रांति के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही भाषा का निर्माण हुआ और इसकी बदौलत होमो सेपियंस ने अच्छे आपसी कम्युनिकेशन के चलते आपस में काफी मजबूती बनाई और नई चीजें पहले के मुकाबले ज्यादा तेजी से सीखना और एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। एंशिएंट ह्यूमंस ने इस तरह न सिर्फ अपने बिहेवियर को बदला बल्कि नए डिवाइसेस का इन्वेंशन भी करते गए और जेनेटिक या एनवायरमेंटल चेंजेस के बावजूद नए एरियाज को बसते और नई नई चीजें ट्राई करते गए। यह क्रांति वह पॉइंट है जब इतिहास में इंसानों ने बायोलॉजी के बारे में अपनी समझ डेवलप करते हुए इसके फायदे जाने और उनका फायदा उठाना शुरू कर दिया। यह अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पुराने लोग कैसे रहते थे, क्योंकि बहुत कम आर्टिफैक्ट्स हैं जो इसका पक्का सबूत देती हैं। आज के वनवासी समाजों की जिंदगी और पुराने लोगों में बहुत फर्क है। आज के वनवासी समाज कृषि और इंडस्ट्रियल समाजों से इन्फ्लुएंस्ड हैं, जबकि पुराने लोग नहीं थे। आज के वनवासी समाज मुश्किल क्लाइमेटिक कंडीशन और पहुंच के बाहर वाले इलाकों में जिंदा रह लेते हैं। यह फर्टाइल जोन में घूमने वाले पुराने समाजों से बहुत ही अलग हैं। कुत्ते सबसे पहले पालतू जानवर थे। लगभग 15,000 साल पहले इंसान आज के पूर्वजों की तुलना में कहीं ज्यादा चीजें जानते थे। पुराने इंसान मैराथन रनर्स की तरह ही फिट थे और उनमें फिजिकल फिटनेस आज के लोगों से ज्यादा थी, जिसे कई लोग आज योग आदि का प्रैक्टिस करने के बाद भी उतनी आसानी से हासिल नहीं कर पाते। वे लोग हफ्ते में सिर्फ 35 से 45 घंटे काम करते थे। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ज्यादा अलग अलग एक्सपीरियंसेस का आनंद लेने की कोशिश की। वो लोग अपनी रोज की लाइफ में ही ऐसी एक्टिविटीज शामिल रखते थे, हेल्दी खाने को शामिल करते थे, जिससे वो स्वाभाविक रूप से आज के मुकाबले ज्यादा खुश और हेल्दी थे। इसीलिए पुराने वनवासी इन्फेक्टियस या बीमारियों से बहुत कम पीड़ित होते थे। पुराने वनवासी समाजों को असली अमीर समाज के रूप में डिफाइंड भी किया गया है, क्योंकि असली अमीर वही होते हैं जिनके पास जरूरत से ज्यादा चीजें और अच्छी हेल्थ हो। 45,000 साल पहले सेपियंस समुद्र को पार करके ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे, लेकिन कुछ हजार सालों के अंदर 50 किलोग्राम या उससे ज्यादा वजन वाली 24 ऑस्ट्रेलियाई जानवरों की स्पीसीज में से 23 लुप्त हो गई। 45,000 साल पहले मौसम के पैटर्न में इतना बड़ा बदलाव हुआ। उसके बाद सेपियंस ने ऑस्ट्रेलिया और दूसरे हिस्सों में खुले घास के मैदान बनाने के लिए जानबूझकर बड़े एरियाज को चलाने का फैसला किया, ताकि वहां रहने की अच्छी जगह बनाई जा सके। लेकिन इनके स्वभाव की वजह से और अमेरिका में भी फैलाव के कारण अमेरिका में सेपियंस के हमले के 2000 सालों के अंदर ही उत्तरी अमेरिका में बड़ी प्रजातियों की अपनी 47 स्पीसीज में से 34 को खो दिया। इंसानों के पहिया, राइटिंग या लोहे के औजारों का इन्वेंशन करने से बहुत पहले होमो सेपियंस ने प्लेनेट के बड़े जानवरों में से लगभग आधों को खत्म कर दिया था। इस तरह टाइम के साथ जैसे जैसे हमारी दुनिया में नए नए इन्वेंशंस होते गए, वहीं कुछ प्रजातियां तेजी से बढ़ती गई, तो दूसरी एनवायरमेंटल या आक्रमण के कारण लुप्त होती गई। सेपियंस ने 10,000 साल पहले खाने के लिए इधर उधर वनवासी की तरफ भटकने की बजाय आसान जिंदगी के नए नए इरा की शुरुआत के लिए कृषि क्रांति की शुरुआत की और एक जगह पर ही पौधों और गेहूं, मक्का जैसी फसलों को उगाना शुरू किया। गेहूं, चावल और आलू के साथ कुछ दूसरे पौधे उगाने के साथ ही उनकी सेफ्टी के लिए इंसानों ने पालतू जानवरों जैसे कुत्ते को पालना शुरू कर दिया। इन फसलों से उन्हें एक जगह रहकर कुछ नया करने का मौका और ज्यादा मिला। हिमयुग के खत्म होने पर तापमान के गर्म होते ही गेहूं पहले के मुकाबले ज्यादा उगने लगा। जब इंसानों ने घने जंगलों को जला दिया तो इससे गेहूं के ज्यादा उत्पादन में भी मदद मिली। जहां गेहूं ज्यादा से ज्यादा होने लगा, वहां चावल और इस तरह के दूसरे खाने के सोर्स भी काफी मात्रा में अवेलेबल होने लगे। और इस तरह घुमंतू इंसान जब तक किसान नहीं बन गए, तब तक ज्यादा एडवांस्ड तरीके से खेती करने की तकनीक सीखते गए। इससे उन्हें ज्यादा खेती करने में काफी मदद मिली। इस तरह खाने की एबिलिटी से लोग पहले के मुकाबले एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाकर रहने लगे और गांव का निर्माण शुरू हुआ। जनसंख्या बढ़ने लगी और जरूरत से ज्यादा खाने के सामान को बेचना शुरू किया।
इसके लिए इंसानों ने पालतू जानवरों जैसे भेड़, गधे और बाकी जानवरों को भोजन बनाने, कच्चा माल और सामान इधर से उधर लाने ले जाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कृषि के आने से फ्यूचर का मैनेजमेंट इंसानी लाइफ के लिए सबसे जरूरी हिस्सों में से एक बन गया। इससे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम की बुनियाद भी रखी गई। इसी के साथ एजुकेशन को टाइम के साथ ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि यह मान्यता बनने लगी कि अपनी इंसानी कैपेसिटी का ज्यादा फायदा उठाने के लिए हमारे पास जितना हो सके उतने अलग तरह के एक्सपीरियंस होने चाहिए। इसीलिए लोगों ने ज्यादा से ज्यादा चीजों को उगाना, नए एक्सपीरियंस लेने और कुछ नया सीखने के पर्पज से इधर उधर ट्रैवल करना शुरू कर दिया। 3500 और 3000 ईसा पूर्व के बीच सुमेरियन प्रजाति ने दक्षिणी मेसोपोटामिया में पहली लिखी हुई भाषा क्यूनिफॉर्म का इन्वेंशन किया। इस समय लॉ नहीं लिखे गए थे। इसमें इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, टैक्स के भुगतान की रिकॉर्डिंग आदि को लिखा गया। इन डॉक्यूमेंट्स की पैकेजिंग के लिए ऊन या रुई से बनी रंगीन डोरियां होती थी, जिसमें अलग अलग जगहों पर गांठ बंधी होती थी। अलग अलग रंगों के साथ अलग अलग डोरियों पर अलग अलग गांठों को मिलाकर बड़ी संख्या का डेटा आसानी से रिकॉर्ड किया जाता था। रिसर्चर्स ऐसे किसी बड़े समाज के बारे में दावा नहीं करते हैं जो भेदभाव को पूरी तरह से दूर करने में सफल हुआ हो। कई समाजों में कहीं न कहीं किसी न किसी बेस पर भेदभाव मौजूद था, लेकिन इसके साथ एक अच्छी चीज सभ्य समाज के लोगों में पाई गई कि वो शुरुआत से लेकर आज तक आपस में मिलजुल कर रहने की कोशिश जरूर करते थे। हर कल्चर के अपने अलग अलग बिलीव्स, क्राइटेरिया और वैल्यूज होते हैं जो उन्हें एक दूसरे से अलग और खास बनाते हैं। इस तरह पश्चिमी कल्चर में आजादी और इक्वालिटी को बुनियादी वैल्यूज माना जाता है। हम सभी लोग एक ज्यादा जस्टिफाइड समाज चाहते हैं, जिसकी वजह से अमीर और गरीब के बीच इनकम का बड़ा अंतर हो सकता है। लेकिन इन सब के बजाय हमें मतभेद पैदा करने वाली चीजों को दूर करना चाहिए, क्योंकि हम इंसानों को साथ के लिए यह सबसे जरूरी है। सदियों से छोटी और बाकी संस्कृतियाँ धीरे धीरे बड़ी और ज्यादा मजबूत सिविलाइजेशंस में डेवलप हुई हैं, जिससे समाज बना और हम सभी इंसान अलग अलग कल्चर के होते हुए भी मानवता से जुड़े हुए हैं। और इसी मानवता के जरिए हम सभी एक हैं जो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। शुरुआती इंसानों के पास पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वे खाने और अपनी बाकी जरूरतों को जंगल से पूरा करते थे। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे जरूरतें भी बढ़ती गई और चीजें भी कम पड़ने लगी। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे को इन्वेंट किया गया। मतलब अब जिन लोगों के पास पैसे होते थे, सिर्फ वही लोग अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते थे। इस डेवलपमेंट के साथ पैसे का इस्तेमाल करना शुरू किया गया और टाइम के साथ पैसा जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी हो गया। पैसों के जरिए लोग चीजों और सेवाओं का लेन देन करते हैं। पूरे अफ्रीका, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया में लगभग 4000 साल तक कौड़ियों के शेल्स का इस्तेमाल पैसे के रूप में किया जाता था। धीरे धीरे पैसे के जरिए ही सभी चीजों को खरीदा और बेचा जाने लगा और इस तरह पैसे के जरिए लोग आपस में जुड़ने लगे। पैसा कैसे काम करता था? पैसा कोई फिजिकल रियलिटी नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल बिलीफ है। यह किसी भी चीज को कीमत में बदलने का काम करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह तरीका सक्सेसफुल क्यों होता है? किसी को मुट्ठी भर बेकार कौड़ियों के बदले में उपजाऊ चावल के धान को बदलने के लिए क्यों तैयार होना चाहिए? आप किसी दुकान पर हैमबर्गर पलटने, बीमा बेचने या 3 अनजान बच्चों की देखभाल करने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं, जबकि आपको अपनी मेहनत के लिए सिर्फ रंगीन कागज के कुछ टुकड़े मिलते हैं? जब लोग अपनी सोशल इमेजिनेशन पर भरोसा करते हैं तो वे ऐसी चीजें करने को तैयार होते हैं। विश्वास वह रॉ मटेरियल है जिससे सभी तरह के पैसे निकाले जाते हैं। कौड़ियों के जमाने में जब एक अमीर किसान ने कौड़ियों की एक बोरी के लिए अपनी जमीन बेच दी और उसके बाद दूसरे स्टेट की यात्रा की, तो उसे भरोसा था कि उसके वहां तक पहुंचने पर दूसरे लोग कौड़ियों के बदले में उसे चावल, घर और खेत बेचने को तैयार होंगे। इस तरह पैसा आपसी विश्वास का एक सिस्टम है।
जिस चीज ने इस विश्वास को बनाया वह पॉलिटिकल, सोशल और फाइनेंशियल रिलेशंस का एक बहुत ही उलझा हुआ और बड़ा नेटवर्क था। जैसे आज आप कौड़ी, सोने के सिक्के या रुपए के नोट पर विश्वास क्यों करते हैं? क्योंकि आपके पड़ोसी उस पर विश्वास करते हैं, और आपके पड़ोसी उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि आप उन पर विश्वास करते हैं, और हम सभी उन पर विश्वास करते हैं क्योंकि हमारा राजा या सत्ता उन पर विश्वास करती है और उस रूप में टैक्स कलेक्ट करती है। एक नोट लें और उसे ध्यान से देखें। आप देखेंगे कि यह महज कागज का एक रंगीन टुकड़ा है जिस पर एक तरफ इंडियन ट्रेजरी सेक्रेटरी के सिग्नेचर हैं और दूसरी तरफ पेमेंट करने का वादा है। हम पेमेंट के रूप में रुपए को एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि हमें आपसी लोगों और इंडियन ट्रेजरी सेक्रेटरी पर भरोसा है। शुरुआत में जब पैसे के शुरुआती वर्जन बनाए गए थे तो लोगों के पास इस तरह का भरोसा नहीं था, इसीलिए पैसे वाले किसी ऐसी चीज को डिफाइन करना जरूरी था जिसकी एक्चुअल वैल्यू हो। इतिहास की पहली करेंसी सुमेरियन जौ करेंसी थी। यह लगभग 3000 ईसा पूर्व सुमेर में चलती थी। यह वही टाइम था जब राइटिंग या लिखावट की शुरुआत हुई। जिस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज को अच्छी तरह और तेजी से करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए लिखावट का विकास हुआ, उसी तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तेज करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए जौ करेंसी का विकास हुआ। जौ का पैसा बस जौ था। जौ के दानों की एक तय मात्रा का इस्तेमाल दूसरी सभी चीजों और सेवाओं की कीमत लगाने और लेन देन के लिए एक यूनिवर्सल तरीके के रूप में किया जाता था। सबसे आम माप सिला था जो लगभग 1 किलो जौ के बराबर था। इसके लिए स्टैंडर्डाइज कटोरे बनाए गए जिनमें से हर एक में एक सिला रखने की कैपेसिटी थी। यह कटोरे बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किए गए ताकि जब भी लोगों को कुछ भी खरीदने या बेचने की जरूरत हो तो जौ की जरूरी मात्रा को मापना आसान हो। सैलरी भी जौ के आकार में तय और पे की जाती थी। एक मेल मजदूर हर महीने 60 सिलास कमाता था। एक मजदूर महिला 30 सिलास कमाती थी। एक फोरमैन 1200 और 5000 सिलास के बीच कमा लेता था। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा भूखा इंसान भी एक महीने में 5 लीटर जौ नहीं खा सकता था, लेकिन सिला को वह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। वह उसका इस्तेमाल दूसरी सभी तरह की चीजों जैसे तेल, बकरियां, दास और जौ के अलावा खाने के लिए कुछ और खरीदने के लिए कर सकता था। हालांकि उस टाइम के हिसाब से पैसे के रूप में जौ पर भरोसा कायम करना कुछ हद तक आसान था, क्योंकि जौ की इनहेरेंट बायोलॉजिकल वैल्यू थी। इसे इंसान खा सकते थे, लेकिन दूसरी तरफ जौ का स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल था। करेंसी के इतिहास में असली सफलता तब मिली जब लोगों ने उस पैसे पर विश्वास हासिल किया जिसकी वैल्यू तो ज्यादा थी लेकिन स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करना आसान था। ऐसा पैसा 3री शताब्दी ईसा पूर्व के मिड में प्राचीन मेसोपोटामिया में दिखाई दिया, जिसमें करेंसी चांदी का शेकल थी। चांदी का शेकल कोई सिक्का नहीं था, बल्कि 8.33 ग्राम चांदी थी। जौ सिला के ऑपोजिट चांदी के शक्ल की कोई इनहेरेंट या अंडरलाइन वैल्यू नहीं थी। चांदी खा, पी या पहन नहीं सकते थे और यह औजार या टूल बनाने के लिए भी बहुत नरम होती थी। इस तरह कीमती मेटल्स के तय वजन के अंत में सिक्कों को जन्म दिया। इतिहास में पहला सिक्का 640 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमी अनातोलिया में लीडिया के राजा एरियटेस ने चलाया था। इन सिक्कों पर सोने या चांदी का एक तय वजन होता था और इन पर छाप होती थी। छाप के रूप में पहचान चिन्ह 2 बातों की गवाही देता था। सबसे पहले सिक्के में कितने मेटल थी, दूसरा उस ऑथराइज्ड इंसान की पहचान होती थी जिसने सिक्का जारी किया और इसकी क्वालिटी और चलने की गारंटी थी। आज इस्तेमाल में आने वाले लगभग सभी सिक्के रीडियन सिक्कों के फॉर्मेट पर ही बने हैं। अंडर मार्क्ड मेटल या धातु सिल्लियों की तुलना में सिक्कों के 2 ज्यादा फायदे थे। जैसे बार बार इसे तोलना नहीं पड़ता था और दूसरा बार बार उसकी क्वालिटी चेक करने की जरूरत नहीं थी। जैसे पहले मोची, जिसे मेटल्स का उतना ज्ञान नहीं है, उसको कैसे पता चलता कि जो चांदी की चीज उसने अपने जूतों के बदले ली है वह सच में शुद्ध चांदी से बनी है, न कि शीशे की जो बाहर से चांदी की पतली परत से ढकी हुई थी। सिक्के ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की, क्योंकि सिक्कों पर मार्क किया हुआ चिन्ह उसकी सटीक कीमत की गवाही देता था। इसीलिए मोची को अपने रजिस्टर पर बस पैसों की एंट्री करने की जरूरत होती थी। इससे भी जरूरी बात यह है कि सिक्कों पर जो निशान था वह किसी पॉलिटिकल अथॉरिटी का सिग्नेचर होता था जो सिक्के की कीमत और क्वालिटी की गारंटी देता था। इस निशान का आकार पूरे इतिहास में काफी अलग अलग था, लेकिन मैसेज हमेशा एक ही था।
मैं महान राजा आपको अपना वचन देता हूँ कि इस मेटल सिक्के में बिल्कुल इतने ग्राम सोना या चांदी या यह मेटल है। अगर कोई इस सिक्के की नकल करने का साहस करता है तो इसका मतलब है कि वह मेरे ही सिग्नेचर बना रहा है, जो मेरी प्रतिष्ठा पर धब्बा होगा। मैं ऐसे अपराधी को बहुत ही कड़ी सजा दूंगा। यही कारण है कि जालसाजी के पैसे को हमेशा धोखाधड़ी के दूसरे कामों की तुलना में कहीं ज्यादा सीरियस अपराध माना गया है। जालसाजी सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, यह सॉवरेंटी का वायलेशन है। राजा की शक्ति विशेषाधिकारियों के विरुद्ध एक तरह का राजद्रोह है। जब तक लोग राजा की शक्ति और इंटीग्रिटी पर भरोसा करते हैं, तब तक वे उसके सिक्कों पर भी भरोसा करते थे। जैसे पूरी तरह से अजनबी लोग भी रोमन साम्राज्य के दिनार के सिक्कों की कीमत पर आसानी से सहमत हो जाते थे, क्योंकि उन्हें रोमन सम्राट की शक्ति और अखंडता पर भरोसा था, जिसका नाम और चित्र उस सिक्के पर छपा था। बदले में सम्राट की शक्ति दिनार पर टिकी हुई थी। जरा सोचिए कि सिक्कों के बिना रोमन या किसी भी साम्राज्य को बनाए रखना कितना मुश्किल होता। अगर सम्राट को जौ और गेहूं के रूप में टैक्स कलेक्ट करना पड़ता और सैलरी देनी पड़ती, तो सीरिया से जौ के रूप में टैक्स कलेक्ट करना, उसे रोम के सेंट्रल खजाने में पहुंचाना और वहां के सैनिकों को पेमेंट करने के लिए उन्हें फिर से ब्रिटेन ले जाना इम्पॉसिबल होता। सिक्के को इस्तेमाल करना और ट्रांसपोर्टेशन आसान था, इसीलिए इसका चलन बढ़ता गया और आज तक हम इसका इस्तेमाल सिक्कों और नोटों के रूप में देखते हैं। आज की उन्नत टेक्नोलॉजी से बनी डिजिटल मनी जैसे पेटीएम, गूगल पे, नेट बैंकिंग भी इसी का अपडेटेड रूप है, क्योंकि इन करेंसी को जितना चाहे उतना आसानी से कहीं भी ले जाया और पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शुरुआती इंसान का कोई धर्म नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे इंसान डेवलप होते गए, उन्होंने अपनी समझ को भी डेवलप किया, जिसके बाद से एक दूसरे को अलग रखने के लिए धर्म बनाया गया। यूनिवर्सल और मिशनरी धर्म पहले मिलेनियम ईसा पूर्व में ही सामने आने लगे थे, लेकिन आज धर्म को अक्सर भेदभाव, डिसएग्रीमेंट और अलगाव के रूप में देखा जाता है, जिससे लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कृषि क्रांति में धर्म का पहला इफेक्ट देखने को मिला, जो पौधों और जानवरों के लिए था। इसके बाद से ही इंसानों ने धर्म को अपनी वैल्यूज और पहचान समझ लिया, जिसके बाद से पिछले 300 सालों में सेक्युलरिज्म को बढ़ते हुए देखा गया है। लोग पूंजीवादी, साम्यवादी, राष्ट्रवादी या उदारवादी जैसी आइडियोलॉजीज में उतना ही भरोसा करते हैं जितना कि वे अपने बिलीवर्स धर्मों में करते हैं। ये आइडियोलॉजी और धर्म एक तरह से एक ही चीज है। मानवतावादी लोग अपने धर्म की पूजा करते हैं और मानते हैं कि हमारे पास एक अनोखा और साफ नेचर है जो बाकी सभी लोगों और घटनाओं से अलग है। उदार मानवतावाद का मानना है कि मानवता इंसानों का एक गुण है जो हमारी आजादी से जुड़ा है। समाजवादी मानवतावाद का मानना है कि मानवतावाद इंडिविजुअल होने के बजाय एक साथ रहने के लिए है, जबकि उदार मानवतावाद इंसानों के लिए जितनी ज्यादा हो सके उतनी आजादी चाहता है। और आखिर में समाजवादी मानवतावाद सभी इंसानों के बीच समानता चाहता है, मतलब ये सभी एक तरह के अपने धर्म के साथ अपनी भलाई चाहते हैं। आज धर्म को अक्सर भेदभाव, असहमति और फूट का सोर्स माना जाता है, लेकिन रियलिटी में पैसों और साम्राज्य के साथ साथ धर्म मानव जाति को जोड़ने वाला और एक महान तरीका रहा है। हालांकि सभी धर्म की अपनी अपनी सोशल मान्यताएं और नियम हैं, लेकिन हर नियम अंत में इस बात पर जोर देता है कि हमारे कानून इंसानों की सनक का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक परफेक्ट और सबसे बेस्ट विधाता के जरिए बनाए गए हैं। इससे हमें कुछ बेसिक चीजों को मानने और उन्हें डिनाई करने के चैलेंज से परे रखने में मदद मिलती है, जिससे सोशल सिक्योरिटीज बनी रहती हैं और लोग आपस में मिलकर रह पाते हैं। इस तरह धर्म को ह्यूमन स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज को एक सिस्टम के रूप में डिफाइन किया जा सकता है, जो एक सुपर ह्यूमन सिस्टम में विश्वास पर बेस्ड है। इनमें से 2 अलग अलग स्टैंडर्ड्स शामिल हैं। नंबर 1, धर्म की मान्यता है कि एक सबसे पावरफुल सिस्टम है जो इस दुनिया को चलाता है और उसने हमारे लिए यह नियम बनाए हैं। नंबर 2, इस पावरफुल सिस्टम के बेस पर धर्म ऐसे तरीके बनाता है जिन्हें फॉलोवर्स को करना चाहिए और इसी के साथ कुछ ऐसे तरीके जिनसे बचना चाहिए। अपने शुरुआती टाइम से लेकर आज तक के इंसानों के अलग अलग ग्रुप्स के लोगों को एकजुट करने के लिए एक धर्म में 2 और क्वालिटीज होनी जरूरी थी। सबसे पहले इसे एक यूनिवर्सल सुपर नेचुरल चीज का सपोर्ट करना चाहिए जो हमेशा और हर जगह सच हो। दूसरे, उसे इस विश्वास को सभी तक फैलाने पर जोर देना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह यूनिवर्सल और मिशनरी होना चाहिए।
जिस धर्म में इन बातों का ध्यान रखा गया वो तेजी से फैले। इतिहास में सबसे फेमस धर्म जैसे इस्लाम और बौद्ध धर्म यूनिवर्सल और मिशनरी रहे हैं। ऐसा करने से लोग यह मानने लगते हैं कि सभी धर्म उनके जैसे हैं। रियलिटी में ज्यादातर प्राचीन धर्म स्थानीय और स्पेसिफिक थे। उनके फॉलोअर्स स्थानीय देवताओं और आत्माओं में विश्वास करते थे और उन्हें पूरी मानव जाति को बदलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इस तरह हर धर्म अपनी अपनी तरह से शुरू हुए और फैले, लेकिन सभी धर्मों में मेन बात थी मानव जाति को एक करना, उसे मानने वाले सभी लोगों को समाज में सुरक्षा और खुशी से रहने का अधिकार देना। इसीलिए धर्म ने इतिहास में सबसे बड़ी बड़ी क्रांतियां की, साम्राज्यों को बनाया, मिटाया और मानव जाति के एकीकरण में एक जरूरी योगदान दिया। कभी कभी पुरानी चीजों को समझना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक बात तो तय है कि शुरुआती इंसानों को डेवलप होने तक काफी बार हार का सामना करना पड़ा होगा, जिसमें कई बार उन्हें जान का खतरा भी हुआ। लेकिन इन सभी के बावजूद इंसानों ने अपना डेवलपमेंट किया और आज के इंसानों को एक मजबूत नींव दी। इतिहास इंसानों के फायदे के लिए नहीं बनाया गया है, बल्कि इतिहास के जरिए लोग अपनी सिचुएशंस और अपने पूर्वजों को समझ सकते हैं, जिसके जरिए वे अपने आने वाली पीढ़ियों को अच्छी तरह से डेवलप होने में मदद कर सकते हैं। हालांकि आज के इंसानों ने सक्सेस के कई तरीके ढूंढ लिए हैं और अब इंसान खुद को बढ़ाने के काबिल है। पिछले 500 सालों का सबसे बड़ा और याद रखने वाला पल 16 जुलाई 1945 को 5:29:45 में सामने आया था, जब अमेरिकन साइंटिस्ट ने न्यू मैक्सिको के अलामो गोर्डो में 1 सेकंड के अंदर पहला एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट किया। उस टाइम से इंसानों में इतिहास में हुई चीजों को बदलने की ताकत डेवलप हुई। अब इंसान एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जिससे वो अपने इतिहास को बदलकर एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। इसके बाद भी समाज में गरीबी एक प्रॉब्लम बनी हुई है, जिसे अभी तक पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सका है। समाज 2 तरह की गरीबी से दुखी रहा है। पहली सामाजिक गरीबी जो अमीर लोगों ने बनाई है, और दूसरी जैविक गरीबी जो भोजन और रहने की जगह की कमी के कारण बनी हुई है। शायद सामाजिक गरीबी को कभी खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन दुनिया भर के कई देशों में जैविक गरीबी खत्म की जा चुकी है और लगातार पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। 1500 और 1750 के बीच पश्चिमी यूरोप तेजी से बढ़ने लगा, जिसमें 2 अमेरिकी महाद्वीप और महासागर शामिल हैं। यह सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि एशिया की महान शक्तियों ने उसमें बहुत कम दिलचस्पी दिखाई, जिससे उनको आगे बढ़ने का मौका मिला। धीरे धीरे यह पूरे यूरोप तक फैल गया और सिर्फ 1750 और 1850 के बीच यूरोप एक बड़ी शक्ति बन गया। इसके साथ ही यूरोप ने एशिया के बड़े हिस्से पर जीत हासिल की और यूरोपियन कल्चर को पूरे एशिया में फैला दिया, जिसके कारण आज एशिया के लगभग सभी इंसान कपड़े, सोच और स्वाद में यूरोपियन कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही यूरोपियन समाजों की बदौलत ही मॉडर्न विज्ञान भी डेवलप हुआ है। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान यूरोपियन लोगों ने बहुत सारी खाली जगहों के साथ दुनिया के नक्शे बनाना शुरू कर दिए। इससे पहले लोग यूरोपियन देशों के बड़े हिस्से से अनजान थे। नक्शे बनने के बाद से लोगों को खाली जगहों का आसानी से पता लगने लगा। साइंस के साथ इन साम्राज्यों ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और दुनिया को बहुत ज्यादा बदल दिया, जिससे दुनिया ने न्याय करने के बारे में सीखा और अपने हक की जमीन या हिस्से के लिए लड़ना शुरू किया। पिछले 500 सालों में प्रोग्रेस के विचार ने लोगों को फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा भरोसा करने के लायक बनाया और इस विकास ने भरोसे को मजबूत किया और लोगों ने उधार लेना शुरू किया। इसके बाद से अपने फायदे के लिए काम करना शुरू किया। नए पूंजीवादी पंथ का मानना है कि हमें प्रोडक्शन के फायदे को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दोबारा इस्तेमाल करना चाहिए। पूंजीवादी धीरे धीरे सिर्फ एक इकोनॉमिक थ्योरी से कहीं ज्यादा बन गया है। अब इसमें एथिक्स भी शामिल है, जिससे पता चलता है कि लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, अपने बच्चों को एजुकेटेड करना चाहिए और यहाँ तक कि कैसे सोचना चाहिए। यह सब कुछ पूंजीवाद पर डिपेंड करता है। 1908 के बाद और 1945 के बाद पूंजीवादी लालच कुछ हद तक कम हो गया था, फिर भी इनइक्वालिटीज अभी भी बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग भेदभाव करते रहते हैं। सदियों से बारूद का इस्तेमाल बम बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन बाद में इसका इस्तेमाल तोपों में किया जाने लगा। बारूद को बनाने और तोप खाने के डेवलपमेंट में लगभग 600 साल लग गए।
धातु को उसके कच्चे धातु से अलग करना बहुत मुश्किल और महंगा था। बहुत टाइम तक एल्यूमिनियम सोने से बहुत ज्यादा महंगा था। 1860 के दशक में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III ने अपने सबसे जरूरी मेहमानों के लिए एल्यूमिनियम कटलरी बनवाई थी। कम जरूरी मेहमानों को सोने के चाकू और कांटों के साथ काम चलाना पड़ता था। इसके बाद 2000 साल पहले जब बेसिन में लोग ड्राई स्किन से दुखी थे तो उन्होंने अपने हाथों पर जैतून का तेल लगाना शुरू किया, जिससे तेल का इस्तेमाल शुरू किया गया। राजा फालतू की चीजों पर लापरवाही से खर्च करते थे, जबकि किसान एक एक पैसे का ध्यान रखते हुए किफायती जिंदगी जीते थे। लेकिन आज इसका ठीक उल्टा हो गया है, क्योंकि आज अमीर अपनी वेल्थ और इन्वेस्ट का मैनेजमेंट करने में बहुत सावधानी बरतते हैं, जबकि कम इनकम वाले लोग कार और टीवी खरीदने के लिए कर्ज लेते हैं, जिनकी उन्हें एक्चुअल में जरूरत नहीं होती है। इस तरह इंडस्ट्री का अलग अलग तरह से इस्तेमाल किया जाने लगा। फ्यूचर में संसाधनों की कमी होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन नेचुरल चीजों के खत्म होने और ज्यादातर बाकी स्पीसीज के गायब होने का खतरा बना हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने लगभग सभी ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए एक टेम्पलेट तैयार कर दिया है, जिसके जरिए ही लोग आसानी से जिंदा रह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ने सस्ती लेकिन सही पोर्टेबल घड़ियों को इन्वेंट किया। इसके साथ ही बाजार बनाए गए, जहाँ बड़ी क्वांटिटी में चीजें बनाई जाने लगी। बाजार बहुत बड़ा होता गया, जहाँ बाजार में सभी कस्टमर्स के लिए एक दूसरे को जानना इम्पॉसिबल हो गया है। पिछली 2 शताब्दियों में बदलाव की स्पीड इतनी तेज हो गई है कि सोशल सिस्टम ने तेजी से प्रोग्रेस किया। यह अब लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज दुनिया इतनी बदल चुकी है कि एक 30 साल का इंसान ईमानदारी से कह सकता है कि जब मैं छोटा था तो दुनिया पूरी तरह से अलग थी। 9/11 के हमलों के बाद के साल से टेररिज्म और वॉर के तमाम डिस्कशंस के बावजूद इंसानों के टेररिस्ट, सोल्जर्स या ड्रग डीलर से मौत का खतरा बना हुआ है। इतिहासकार अक्सर इस सवाल से बचते हैं कि क्या प्रोग्रेस लोगों को खुश करती है। जरूरी नहीं नई योग्यताएं, बिहेवियर और स्किल्स बेहतर जिंदगी के लिए जरूरी हो। इसके बजाय फिजिकल कंडीशंस के रूप में सामाजिक, नैतिक और स्पिरिचुअल फैक्टर्स का हमारी खुशी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। मॉडर्न रिच सोसाइटी में भी लोग अपनी अमीरी के बावजूद अलगाव और मीनिंगलेस जिंदगी जी रहे हैं, जबकि हमारे कम डेवलप्ड पूर्वजों ने अपने समुदाय, धर्म और नेचर के साथ रहकर ही अपने सेटिस्फेक्शन को पा लिया था। आज के इंसान अभी भी अपनी असल खुशी को ढूंढ रहे हैं। पैसा एक हद तक ही खुशी लाता है, लेकिन आखिर तक उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। जैसे बीमारी से सिर्फ हमारी हालत बिगड़ती रहती है या लगातार दर्द का कारण बनती है। असल खुशी हासिल करने के लिए इंसानों को अपनी हकीकत का ध्यान रखकर उम्मीद करनी चाहिए। एक बात तो तय है कि जरूरतें कभी खत्म नहीं हो सकती, लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हो तो उन चीजों के लिए थैंकफुल रहें जो आपके पास हैं और अपनी असलियत के अकॉर्डिंग ही उम्मीद करें। हालांकि कुछ लोग स्वभाव से दूसरों की तुलना में ज्यादा हंसमुख होते हैं। अगर आप अपने इतिहास को देखें तो आज आपके पास वह सब कुछ है जो आपके पूर्वजों के पास नहीं था, और इतिहास के मुकाबले आप काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आप इस बात को समझ सकते हैं तो आपके लिए असल खुशी हासिल करना काफी आसान हो जाएगा। हम इंसानों को दिमाग से इलेक्ट्रिकल सिग्नल से काबू करने के लिए डेवलप किया गया है। हम अपने दिमाग का इस्तेमाल कर अपने जरूरत की हर चीज बना सकते हैं और हर बेकार चीज को अपने काम में ला सकते हैं। हम इंसान इतने डेवलप हो गए हैं कि आज हमारे पास हमारी जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद है। हम इंसानों ने ही सबसे मजबूत और स्मार्ट डिवाइस कंप्यूटर बनाया, जिसका इस्तेमाल हम चीजों को आसानी से इस्तेमाल करने के लिए करते हैं। आज हर एक चीज में कंप्यूटर का छोटा रूप शामिल होता है जो उसे कंट्रोल करता है और हमारी मदद करता है। हम इंसानों ने टाइम के साथ अपना दिमाग इतना ज्यादा डेवलप कर लिया है कि आज पेंसिल से लेकर हवाई जहाज तक बनाना आसान हो गया है। जैसे जैसे हम डेवलप होते गए और अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया, वैसे वैसे ही हम शुरुआती इंसान के मुकाबले काफी ज्यादा समझदार और ताकतवर बन गए। इस तरह धीरे धीरे तकनीकी डेवलपमेंट की वजह से होमो सेपियंस का एंड हुआ और वो आज के इंसानों में समझ और स्किल की मदद से बिल्डअप हो रहा है, जिसे हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। आज का इंसान वो सब कुछ करने के लिए काबिल है जो शायद शुरुआती इंसानों के लिए एक सपना था। इसी तरह इंसान होमो सेपियंस से मॉडर्न इंसानों में बदलते गए और एक डेवलप्ड कल्चर पूरी दुनिया के सामने आया। दोस्तों, इस बुक से अब तक जो सीखा है, आइए उसको एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आसानी से याद रहे।
दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हम अक्सर मानते हैं कि दुनिया एक फिक्स्ड और स्टेबल जगह है, लेकिन वास्तव में यह लगातार बदल रही है। हम यहाँ अकेले नहीं हैं, अर्थ पर कई अन्य प्रजातियां भी हैं और हमें उनके साथ हार्मनी बनाकर रहना सीखना होगा। हम सभी जुड़े हुए हैं, हम सभी लाइफ के एक बड़े चाल का हिस्सा हैं और हमारे काम दूसरों को इम्पैक्ट करते हैं, चाहे हम इसे जानते हो या नहीं। फ्यूचर पत्थर में नहीं लिखा है। हमारे पास फ्यूचर को शेप देने की पावर है, लेकिन हमें समझदारी से काम लेने की जरूरत है। हमें लाइफ में मीनिंग ढूंढने की जरूरत है। लाइफ पैसा जमा करने या फेमस होने के बारे में नहीं है, यह कुछ ऐसा ढूंढने के बारे में है जो हमारी लाइफ को मीनिंग देता है। तो ये थी सेपियंस की बुक समरी, जहां युवल नोआ हरारी हमें इंसानों के ओरिजिन के बारे में बताते हैं। युवल नोआ हरारी एक इजरायली हिस्टोरियन, पब्लिक इंटेलेक्चुअल और हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। उन्हें उनकी बुक्स सेपियंस, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, होमो डियर्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टुमारो एंड 21 लेसन्स फॉर द 21st सेंचुरी के लिए जाना माना जाता है। हरारे एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं। उनके काम को, उनकी इनसाइट्स और कॉम्प्लेक्स आइडिया को वाइड ऑडियंस तक पहुंचाने की क्षमता के लिए सराहा गया है। हालांकि सिंपलिस्टिक होने और सेक्युलरिस्ट वर्ल्ड व्यू को बढ़ावा देने के लिए इनको क्रिटिसाइज किया गया है। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।